सैनिक भाइयों नमस्कार। पूर्व सैनिक भाइयों, आपको मालूम है कि हम आजाद भारत में रहते हैं जहाँ समानता है, न्याय है, संविधान है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है। जब तक पूर्व सैनिक जीवित रहेगा, चाहे वो 100 साल रहो या 100 साल के बाद तक रहो, उसको जो पेंशन मिलेगी वो 50% मिलेगी। और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे उसकी मृत्यु पेंशन आने के बाद में, अगर वो 35 साल में पेंशन आया है और 36वें साल में किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, तो उसकी फैमिली को सिर्फ 7 साल तक स्पेशल पेंशन मिलेगी। उसके बाद में 30% हो जाएगी। 36 में मृत्यु हो गई, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 साल तक उसकी जो विधवा है वो 50% पेंशन लेगी, मतलब स्पेशल पेंशन। उसके बाद में उसकी पेंशन आधी हो जाएगी। क्या इस बात का पता है किसी को? अब बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करते हो, कोई इंस्पेक्टर लगा हुआ है, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई प्रोफेसर है, कोई तहसीलदार है, पता नहीं कहां कहां है। क्या आपको मालूम कि 2004 के बाद में तो पेंशन बंद है आपकी? आपके जाने के बाद में आपके बच्चे, अगर कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई बेटी कोई एमबीबीएस कर रही है, क्या वो सैनिक विधवा 12,500 में अपनी बेटी की पेंसिल, किताब, जूते, जराब, कपड़े ला सकती है? मानता हूं आज आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते होगे, पर जैसे ही आप शांत होते हो, भगवान के पास में जाते हो, गदड़ देनी ही, आप ऊपर हाथी पे बैठे थे और गदड़ देने ही नीचे आ जाओगे धरती में। ये सोच क्यों नहीं है भाई आप लोगों की? थोड़ा सा लंबा मेरा वीडियो है आज, पर आज मैं दिल से बात करने के लिए आया हूं। सबसे मैं राम राम भी लूंगा, सबकी करूंगा। सैनिक भाइयों, गुलाम भारत में 2 तरह के क्रांतिकारी थे। एक वो क्रांतिकारी जो देश को आजाद करवाना चाह रहे थे, तन से, मन से, धन से। वो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। अंग्रेजों ने अपने पूरे हथकंडे अपनाए पर नहीं झुके। एक दूसरे क्रांतिकारी थे जो बहरूपीय थे, जो समाज में जो असली क्रांतिकारी जो देश को आजाद करवाने के लिए जो आंदोलन चला रहे थे, उनका रूप धारण करके समाज के अंदर यह कहते कि मैं क्रांतिकारी हूं, मैं आजाद करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। पर नहीं, वो जो बहरूपीय क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के ही थे तो हमारे रंग के ही थे, हमारे भाई थे, हमारे काका ताऊ के, हमारे पड़ोस के, हमारे गांव के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे राज्य के वो क्रांतिकारी। पर वो क्या करते थे? भीड़ इकट्ठी करते थे और भीड़ को अंग्रेजों के हवाले कर देते थे, बेच देते थे, और अंग्रेजों से सरकारी पद ले लेते थे, मुर्बे, जमीन के टुकड़े ले लेते थे। बहुत सारे भाइयों को तो यह भी नहीं पता कि गुलाम भारत में भी सरकार बनती थी। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, बड़े पंजाब में बड़ा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और भाई पाकिस्तान का, इसके अंदर भी एक सरकार होती थी। और जिस सरकार के प्रधानमंत्री होते थे चौधरी हयात खान, तो उस समय भी सरकारें बनती थी। पर 2 तरह के क्रांतिकारी थे। आज जो सैनिकों का जो आंदोलन चल रहा है, पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने 47 से लेके कश्मीर को आजाद करवाने से लेके
जो रातों रात उतरे 62, 65, 71, करिगल, श्रीलंका, पता नहीं मालदीव, पता नहीं कितने देशों के अंदर इस दौरान क्या क्या हुआ है। कहीं ताज होटल, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, अनेकों ऑपरेशन अपनी शहादत दी। वो शहीद सैनिक आज इस आंदोलन को लेके चल रही, उनकी जो वीरगनाएं हैं, जो माता बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से ये आंदोलन चल रहा है कड़ाके की ठंड में। और आज इस आंदोलन को 12वां महीना लग गया, मतलब 1 साल हो गया। 1 साल आप कह सकते हो। ना वो टस से मस हुए, ना वो राजनीति में गए, ना उनको राजनीति छू सकी। आज भी मैं कहता हूं जो आंदोलन है, जो जंतर मंतर पे चल रहा है, वो गैर राजनीतिक है। सबका कमेटी गैर राजनीतिक है। वो जो चुनाव में खड़े होने की बात है, मैं उस पर आगे आऊंगा। अब बहुत सारे सैनिक भाई क्या कहते हैं, एक मंच पे आ जाओ। अब ये भी जवाब मैं आज देता हूं आप लोगों को, इसके बाद में मैं कभी नहीं दूंगा। मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने रखूंगा, उनको आप समझ जाना। मैं उनके नाम डुप्लीकेट रख रहा हूं, मैं उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। ये वो शख्स हैं जो एक विशेष राजनीति पार्टी की गोद में बैठे। इनको कोई मेहनतोकसाई नहीं, कोई इनका संघर्ष नहीं, कोई मतलब नहीं इनको कि पूर्व सैनिकों को सम्मान मिले, न्याय मिले, समानता मिले। इनका मतलब ये 24 इंच की साइकिल वाले हैं। 24 इंच की साइकिल वाले जो खाते तो भारत देश का है, पर भोंकेंगे रिटायर्ड के घर के आगे जाके। एक गंजा है, भवानी सिंह यूट्यूबर, आप लोगों ने देखा उसको। एक जैसलमेर से है, उसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जेठ मलानी वकील है, ऑनरेडी कैप्टन, जो मानसिक रूप से बीमार है। राजस्थान से झुंझुनू से है एक कोई शेरावत, और एक टीए का हौलदार कोई रोहिला, आप सब जानते हो। अलवर से ऑफिसर हेड लीग के अंदर दरी कुर्सी बिछा के और पकोड़े खाने वाले 2 पूर्व सूबेदार मेजर हैं, उनको आप भली भांति जानते हो। रोहतक से एक एनाकोंडा, ये भी जैसलमेर के जेठ मलानी का भाई है, ये भी वकील है, ऑनरेडी है ये भी। और एक 17 डिस्ट्रिक्टों का एक, जिसकी हौलदारी सेना में टूट गई थी, वो सिपाही है पूर्व, एक वो है। एक दादरी से है, जो मेरे साथ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो 2015 में जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का, और उसका जो अध्यक्ष था मेजर जनरल, उसके जलेबी खा के आया हुआ वो व्यक्ति है। मैंने तो बड़ा सम्मान और सब कुछ दिया था, क्योंकि उसने जंतर मंतर की जलेबी खाई थी 2015 के अंदर। तो वो जंतर मंतर की थाली में छेद नहीं करके गया, वो हक के गया। उसको भी आप भली भांति जानते हो। एक उसी 2015 के जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला था, उसी मेजर जनरल ने पंजाब के अंदर एक संयुक्त मोर्चा बना दिया पूर्व जवान जेसीओ के नाम से। उसके 6-7 बंदे हैं, सिर्फ वो 6-7 बंदे, उनको आप भली भांति जानते हो कौन कौन से हैं। कोई घड़ियाल नाम से है, कोई शहनशाह सूरी के नाम से है, कोई गुरु के नाम से है, पता नहीं किस नाम से है। एक एसोसिएशन है DEGFIJKLMNO, जो पूर्व सैनिक हैं, पर वो सब के सब वकील हैं। और वर्तमान सरकार ने उनको
मिलिट्री कोर्ट के अंदर पैनल के ऊपर वकील बनाए हैं और उनकी पर मंथ वो कम से कम 3.5 से 5.5 लाख रुपए लेते हैं। एक ये संस्था है, उसमें वो रेवाड़ी वाला भी आता है, वही है। एक जंतर मंतर के धरने के साथ में एक अरक्षक एक संस्था जुड़ी, उसके अंदर एक हाई कोर्ट का वकील है, 2 सरकारी कर्मचारी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते हैं, जिनके पास में जंतर मंतर का 13 लाख रुपया रखा है। अभी 13 लाख रुपया रखा है, जिन्होंने जंतर मंतर के ऊपर जो सैनिक बैठे थे उनकी पीठ में छुरा घोंपा। चलो तो भगवान जाने, पर मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मखमल के भी गद्दे ले लेना, इनको नींद नहीं आएगी। एक जयपुर से है गोल टोपी केजरीवाल, जो अभी वेटरन डे के ऊपर जयपुर के अंदर, जिसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी, कर्नल के आगे ऐसे लंबी नतमस्तक हो रहा था। ये 25 साल से ऑफिसर हेड लीग के अंदर बैठा हुआ। गोल टोपी बहुत अच्छी लगाता है, स्कार्फ भी बहुत अच्छा पहनता है, और भाई जो जैकेट है वो हॉलीवुड फिल्मों की तरह पहनता है, जैसे किसी एनिमल के बालों की होती है, इस तरह से आएगा और बड़ी ही मीठी भाषा में लोगों को गुमराह करेगा। पर वो तुम्हारा जो शक्तिमान था 35 लाख पूर्व सैनिकों का, वो नतमस्तक हो रखा था अभी 15 को। एक मेरठ से है, सिर्फ एक मेरठ से एक सांगवान, एक बागपत से है सिर्फ एक व्यक्ति, जिसने जंतर मंतर के ऊपर भाई खाना खिलाया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। पर जब एक यूट्यूब कोट टाई वाला एक विशेष राजनीतिक पार्टी के चरणों में जाके पढ़ के और इस पूरे आंदोलन को बेचने की कोशिश करी गई, वही एक शख्स जिसने खाना खिलाया, उसी ने अपना हक मांग लिया कि नहीं, ये तो जंतर मंतर के ऊपर रहेगा, ये भी तोड़ने में है जंतर मंतर के धरने को। एक लल्लन रावत है जो अभी पैदा हुआ है 2-4 दिन में। ये वो शख्स है, जब अक्षय कुमार ने सही सैनिकों के लिए अकाउंट नंबर जारी किया तो नीचे उसने उस अकाउंट नंबर को हटा के अपना अकाउंट नंबर डाल दिया और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। फिर कोरोना वायरस में जब माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए अकाउंट नंबर जारी किया तो इसने ऊपर तो माननीय प्रधानमंत्री का चित्र था, नीचे अपना अकाउंट नंबर जारी कर दिया और इसको पकड़ में आया सबका कमेटी के नलिन तलवार के अंदर। ये वो आइटम है जो 2 दुकान लेके बैठा हुआ है कैंटोनमेंट में। मतलब पूर्व सैनिकों से इसने पैसा लिया और कहा कि मैं पूर्व सैनिकों को हक दिलाऊंगा कैंटोनमेंट में, पूरे देश के कैंटोनमेंट में जो 62 के करीब है मेरे ख्याल में कैंटोनमेंट, उसके अंदर सिविलियनों को दुकान ना मिले, वो पूर्व सैनिकों को मिले। पैसा इकट्ठा करिए और 2 दुकान खुद की निकलवाया गया और केस गया बाढ़ में। ये बहुत बड़ा आइटम है। एक कोर्ट कचहरी के नाम से एक संस्था है जो 8-10 साल से आपको निचोड़ के खा रही है, रिजल्ट 0। अभी एक्स ग्रुप के ऊपर एक लुधियाना का है पंजाब में, और वो किसी स्कूल के अंदर सिर्फ कलरक का काम करता है, पूर्व वायु सैनिक, और उसको कहते हो एडवोकेट कि ये एडवोकेट है। भाई किस चीज का एडवोकेट है? और अभी पिछले 6 महीने में 18 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए और उनका केस भी खारिज हो गया। जबकि एक हमारे जो बहुत ही सम्मानित हैं 42 वायु सैनिक के पूर्व वायु सैनिक, वो पहले से केस को लड़ रहे, उनके केस को बिगाड़ने के लिए बीच में घुसे। ये भी आप लोगों के सामने है। इसके बाद में आता लीग या पूर्व वायु सैनिक या पूर्व नेवी वेटरन के नाम से जितनी एसोसिएशन है, इनके जो हेड है वो ऑफिसर हेड है, पर जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बैठे हैं, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक बैठे हैं, इनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील के अंदर जो प्रधान बैठे हैं वो बैठे हैं सिपाही से लेके ऑन रेडी कैप्टन तक। ये 90% आपके आंदोलन के खिलाफ है।
कि 7.5 लाख माता बहनों के आंसू ना पूछे जाए। 7.5 लाख माता बहनें जो पहाड़ियों में बैठी है, जो रेगिस्तान में बैठी हैं, जो तमिलनाडु में बैठी, जो कर्नाटका में, जो उड़ीसा में, जो हिमाचल में, जो उत्तराखंड में, जो पंजाब में, जो J&K में बैठी है, वो अपने घर पे सिर्फ चटनी के साथ में ही रोटी खाती रही। उनके घर में कभी सब्जी बने ही नहीं। ये वो प्रधान है मैं 10% को छोड़ रहा हूं, 10% इस लिख के जो प्रधान है वो जंतर मंतर के धरने के साथ में पहले भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। 90% इस जंतर मंतर के धरने के खिलाफ है। और जैसे ही अब समय इतना नजदीक आ गया कि अगले 3-4 फरवरी को हो सकता है चुनाव आचार संहिता लग जाए, मतलब 10-12 दिन का समय रह गया। और सबका कमेटी ने घोषणा करी कि भाई हम चुनाव प्रतीक रूप में, विरोध रूप में लड़ेंगे। और वो ऑफर आया भाई सबसे पहले कपिल फौजी के पास में। आज मैं आपको वो सच्चाई बताना चाह रहा हूं कि कपिल फौजी लखनऊ से रक्षा मंत्री के खिलाफ में खड़ा होगा और मोहन रंगन तमिलनाडु से वो वाराणसी में खड़ा होगा। हमने हाथ खड़े कर दिया भाई हमारा भी उतना नहीं है, ना हमारे पास में पैसा, ना हमारे पास में ये चीज। क्योंकि पंजाब के जो सबका सैनिक है वो एक अलग तरह के इंसान है। वो सबको न्याय दिलाने के लिए चलते हैं। उनका इतिहास देखो, उनकी अलग तरह के वो है कि वो अपने लिए नहीं जीतते। जो उनके परमात्मा ने, जो गुरुओं ने कहा कि भाई हमेशा इंसानियत के लिए, इंसान के लिए और न्याय के लिए, और जिसका शोषण हो रहा है उस शोषण की आवाज उठाने के लिए आप आगे बढ़ो। यहीं पर आपका भजन और कीर्तन है। यह नहीं है कि आप मंदिर में चले गए, फलाने घर में चले गए, ये कर लिया आपने, माला जप लिया, ये कर लिया। नहीं, क्योंकि जो शिक्षा गुरुओं ने दी है वो शिक्षा न्याय के प्रति, इंसानियत के प्रति। तो ये काम कौन कर सकता है भाई? मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। नलिन तलवार के पास में भी ये आया। नलिन तलवार तो वैसे ही राजनीतिक से बाहर है, वो कभी राजनीति में जाता ही नहीं। वो तो कोई कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ लिख रहा है तो वहां भी वो कमेंट कर देता है कि भाई 75 सालों में इसने क्या कर दिया। और कोई बीजेपी की अंध भगत पापा की परिया बनी हुई है तो वहां भी वो कमेंट कर देता है। उसका स्वाभाविक सा जो मन है, जो दिल है, वो है पूर्व सैनिकों के लिए उनको मान और सम्मान मिले, क्योंकि वो एयरफोर्स से है। और एयरफोर्स से होने के नाते उसने देखा कि हाँ ये भी मेरे भाई हैं और ये मतलब इनके ऊपर भी एक तरह से शोषण किया जा रहा है। तो वो जो प्रतीक रूप में खड़े किए जा रहे हैं जो दो बंदे हैं। और सबसे बड़ी बात यार, आप लोगों को गर्व होना चाहिए, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई MP है। अरे वो 3000 किलोमीटर से जाके चुनाव लड़ रही है। आपको मालूम है एजेंसियों ने उनके बैंक अकाउंट खंगाल दिए। 5 दिन के अंदर फोन पे फोन आ रहे हैं। अगर आप लोगों का नाम आ जाए ना तो भाई मेरे ख्याल में पेंट ऊपर नहीं हो। उनकी भी तो छाती देखो यार, लोहे की छाती होगी। जो इंसान बहुत ताकतवर है इंसान के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे प्रतीक रूप में। और क्या पता उनका जो चुनाव फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा नहीं होगा, वो तो आगे की बात है। पर यहां भी आप ये देखो कि जो संविधान ने जो समानता दी है एक सिपाही को, एक भिखारी को, या किसी भी इंसान को कि वो चुनाव लड़ सकता है। और जो चीजें आज तक 12 महीने में हमने किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं बोली, तो चुनाव में वो चीजें भी बोली जाएंगी। वहां पे सारी चीजें आएंगी, चाहे अग्निपथ हो, चाहे राफेल हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एजेंसी वाले भाई देख रहे हूं तो बेशक देखते रहो, बेशक देखते रहो, ये पूछा देना। दूसरी बात, वो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं ये सोचने की बात है। उनके दो पेज के मांग पत्र में पहली लाइन से लास्ट लाइन तक ये है कि हम 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और हमारी ये मांगे हैं।
कृपया करके माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप हमारे को सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी दे दो जो न्याय करते, जो न्याय कर दे और जो ये बता सके कि हमारी मांगे जायज है ना जायज है। अगर आप कमेटी नियुक्त करते तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सिंपल सी बात होगी। इसमें राजनीति क्या है? और दूसरी बात, राजनीति की परिभाषा क्या है? राजनीति की परिभाषा है अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, ये राजनीति की परिभाषा है। पर आज राजनीति की परिभाषा कुछ और होगी कि भ्रष्टाचार करना, शोषण करना, अपराध करना, ये करना। राजनीति बहुत पवित्र शब्द है जब आप इसकी परिभाषा समझोगे कि न्याय दिलाना, जो गरीब है उनको ऊपर उठाना, राम राज्य लाना, राम राज्य लाना, ये चीजें तो वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात भाई, मैं एक और अपनी बात को विराम दूंगा भी। हमारे एक बहुत ही सम्मानित है, सुनने की बात अब आई है, हरियाणा से, जिला दादरी से, सूबेदार सोमवीर शर्मा। कल उनकी कोई मीटिंग हुई और उसका वीडियो मैंने देखा। वो कवि भी बोलते हैं अपने आप को, और कवि बोलते हुए जिस मीटिंग में मैं नहीं था उस मीटिंग में भी मेरा नाम लिया गया, तो मैं भाग्यशाली हूं। एक शेर है ना कि दोस्तों की महफिल में कोई मेरा नाम ना ले, और जो दुश्मन है अगर उस महफिल में मेरा नाम ले तो मैं भाग्यशाली हूं। और एक कवि के मुंह से इस तरह के शब्द सुन के मैं भाग्यशाली हूं। उन्होंने क्या कहा वहां पर जो पूर्व सैनिक थे, ये सुनने की बात है कि जो हमारे साथ में भेदभाव हुआ वो रिटायर्ड अफसरों ने नहीं किया, वो डिफेंस के जो पीसीडीए के हैं, जो रक्षा मंत्रालय के सिविल अफसर, उन्होंने भेदभाव किया। ये गलत दिशा में जा रहा है। पहली बात तो मैं अपने सम्मानित सूबेदार सोमवीर शर्मा को कहना चाहता हूं कि आप बहुत पहले रिटायरमेंट आए होगे, मेरे से ज्यादा उम्र आपकी है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। इसका जवाब मैं दूंगा। जब आपको ज्ञान नहीं है तो उस चीज को बोलना भी नहीं चाहिए, पूर्व सैनिकों को बरगलाना भी नहीं चाहिए। अगर आप में इतना ही ज्ञान होता तो आप पहले, बहुत पहले उठ जाते। आप जो पैदा हुए वो हुए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो धरना चल रहा है उससे आपको जागरूकता आई, तो आप इसका मतलब वैज्ञानिक तो है नहीं। अब पहली बात मेरी ये कहो कि आप पूर्व सूबेदार है, आपने कब मांग पत्र दिया सरकार को या सिविल अफसरों को? कब आपने प्रेजेंटेशन दिया वहां पे? कब आपकी टेबल के ऊपर मुलाकात हुई? नहीं हुई। 2015 में इस आंदोलन का अगुवादार कौन था? रिटायर्ड अफसर। किन की मुलाकात हुई? अफसरों की। अब मैं एक लेटर दिखाता हूं जिस लेटर के ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि संयुक्त पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन को स्लैब सिस्टम से परसेंटेज सिस्टम की सिफारिश किसने करी, और 2.81 की फार्मूले की सिफारिश किसने करी? तो इसके अंदर पीसीडीए क्या बोल रहा है कि जो पूर्व सैनिकों की संस्था है उन्होंने यह सिफारिश की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सूबेदार सोमवीर शर्मा जी कि यह सिफारिश किसने की? कौन सी संस्था थी 2016 के पे कमीशन में, और 2015 का आंदोलन किसने लड़ा? और 75 सालों में आज तक जो टेबल पर जो बात होती आज इस समय तक, वो कौन सी संस्था है जो सरकार से बात करती है? बरगलाना छोड़ देना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। आप पता है क्या करोगे अब दादरी के पूर्व सैनिकों के साथ में? उनसे चंदा लोगे, पैसे इकट्ठे करोगे, और फिर एक जगह पे आप कोई जुलूस निकालोगे, रैली करोगे, और वहां पे किसी रिटायर्ड अफसर को खड़ा करके उसके हाथ से शॉल दिला दोगे
किसी विधवा को, किसी सैनिक को, क्योंकि ये चीजें 2 दिन पहले हुई हैं पूरे देश के अंदर। एक तरफ तो पूर्व सैनिक अपने मान और सम्मान और न्याय के लिए 1 साल से जंतर मंतर में बैठे हैं, और वही पूर्व सैनिक जो जिलों के अंदर बैठे हैं, जो बहरूपीय बैठे हैं, वो अपने जिलों के अंदर पूर्व सैनिकों से चंदा इकट्ठा करते हैं और किसी रिटायर्ड को बुला के उनके हाथों से सैनिक वीरगनाओं का सम्मान करवाते हैं। क्या उससे उसकी पेंशन बढ़ गई? अरे 100 या 150 रुपये का सोल देने से उसको आत्मसम्मान मिल गया? नहीं, उसको आत्मसम्मान मिलेगा जब उसके साथ में असमानता दूर होगी, जब उसको सम्मान मिलेगा। आप गुमराह कर रहे हो। ये मेरे पास में कागज है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को समय दे देना, मैं उस दिन वहां पूछ जाऊंगा, उन सभी पूर्व सैनिकों को वहां बुला लेना। दूसरी चीज ये कहते हैं कि कपिल भाई ये सोच रहा है कि मैं पहले पूछ जाऊं, मैं पहले पूछ जाऊं। सोमवीर शर्मा कह रहा है कि मैं आगे पूछ जाऊं, मैं आगे पूछ जाऊं। पहली बात, मैं जब से रिटायरमेंट आया तब से मैं इस फील्ड में हूं, और आप हरियाणा के रहने वाले हो। हरियाणा में सी और डी ग्रुप में 25% कोटा है नौकरियों में। थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लिखा हूं, तो अच्छी खासी मेरे को नौकरी मिल सकती है, और कोई कम नौकरी नहीं। 80-90 हजार रुपये की, अगर बीएड का टीचर भी लगा तो 80-90 हजार रुपये की नौकरी मेरे को लग जाएगी। पर मैंने नौकरी नहीं करी, मैं इसी में पैर खिंचाई कर रहा हूं। मैंने कभी किसी से झुकना नहीं सीखे। जो सच बात कहना हूं वो कहूंगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, जो आज मैं बोल रहा हूं, ये भी लाइव है और ये यहीं पे रह जाएगा। तो मेरा क्या इसमें मतलब लोभ लालच है? जब मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं, मैं मंच पे मैं नहीं जाता, मंच पे मैं भाषण नहीं देता। अगर मैंने आपको पानी पिलाया, आपको खाना खिलाया, तो आपकी पत्तल भी मैं उठा के लेके गया हूं, तो मैं काम मान हो गया। और जहां तक है, हमने पूर्व सैनिकों को जागरूक किया, थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत उसमें मेरा संघर्ष। पर वो संघर्ष ये है कि जिस दिन मैं रिटायरमेंट होया था, उस दिन मैं घर नहीं पूछा। मैंने अपने रिश्तेदारियों को फोन नहीं किया कि मैं आज रिटायरमेंट आ रहा हूं, आज घर पे आ जाओ, मैं लड्डू बना रहा हूं, आपको खाना खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, मैं जिप्सी में माला डाल के आ रहा हूं, घर पे ड्रेस में डाल रहा हूं। नहीं, उस दिन मैं जंतर मंतर में पूछा था। 1 साल के बाद में तो घर वालों को पता लगा था कि रिटायरमेंट आ लिया। जिस दिन मैं बाहर निकला, उसी दिन मैं समानता, न्याय और संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसके नेतृत्व में चलने लग गया। तो बताए कौन कहां पे है? अब दूसरी बात सुनो, आप जंतर मंतर पे 4 या 5 बार आए होगे, और जंतर मंतर के धरने से आप पैदा हुए हो। क्या आपने जंतर मंतर की धरने की पीठ में छुरा नहीं घोंपा? आप बोल रहे हो कि सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। अरे कुछ आदमी ऐसे बहरूपीय हैं जो हमारे कंधों के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कैसे इकट्ठे हो सकते? उनकी मेहनतकशाएं तो नहीं हो सकती। यहां तो विचारों की हैं कि उनको न्याय मिले, पर आपने क्या करा? आपके डिस्ट्रिक्ट का एक भाई पूर्व सैनिक जब बाइक रैली में दिल्ली आया, घायल हो गया, आप उसके पास में नहीं पूछे, आप उसके प्रधान होते हुए मेडिकल में नहीं पूछे। और हम कितनी बार पूछे? जब हम उसके गांव में पूछे, वो केजरीवाल गोल टोपी वाला अकेला था, और हम कितने थे सबका वाले? सारी की सारी कमेटी उसके गांव में, उसके परिवार में, उसके दुख तकलीफ, उसके दर्द में पूछे। उसने मना किया कि भाई मेरा अकाउंट नंबर मत देना। कपिल भाई कोई बात नहीं, मैंने जिद करी, नहीं भाई 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए चोट लगी, अगर हम कुछ सहायता कर सकते हैं तो भाई करते हैं हम, और करनी भी चाहिए। पता है सोमवीर शर्मा जी, 16 घंटे अकाउंट एक्टिव रहा था, और 16 घंटे के अंदर अंदर लाखों रुपये पूछ गया था। अगर मैं उसी अकाउंट को सिर्फ 10 दिन निकाल देता ना, 10 दिन निकाल देता, तो करोड़ों रुपया उस भाई के पास में पूछ जाता है। उस भाई ने पहले ही बोल दिया, नहीं भाई और नहीं, मेरे को चाहिए। ये मैंने कमाया है इस समाज से। आज मैं इस देश के किसी कोने पर कॉल करके चला जाऊं तो मैं इतना यकीन मानता हूं कि वहां पर मेरे को
4 भाई नहीं तो 2 भाई मिलेंगे, चाहे मैं केरला में चला जाऊं, चाहे मैं तमिलनाडु में चला जाऊं, चाहे मैं मणिपुर में चला जाऊं, चाहे मैं जम्मू में चला जाऊं, चाहे पंजाब में चला जाऊं, चाहे राजस्थान में, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, और भाई जप्पी भी पाएंगे प्यार की। ये तो मैंने कमा लिया, जो मेरे पास में करोड़ों अरबों। आप उसके पास में क्यों नहीं पूछे क्या योगदान था आपका, आप प्रधान होते हुए? मेरे हिसाब से तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म के मारे। जो बात मैं कह रहा हूं आपको कड़वी लगती होंगी, पर मैं कड़वे उससे हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं। आप उस पद के लायक नहीं है, सच्चाई की बात है, उस पद के लायक नहीं है जो जंतर मंत्र के धरने से पैदा हुए और जंतर मंत्र को धोखा देके भाग गए। अगर हमारे में खोट है तो निकाल के दिखाओ। अब जिस गोल टोपी के नीचे चल रहे हो आप, लेके आओ ना उसको ग्राउंड पे। हमने क्या दिक्कत है कि वो ग्राउंड पे आए, ग्राउंड पे पुरुष सैनिकों के लिए आगे बढ़कर चले। उस केजरीवाल को लेके आओ। दादा आपका मुख है ना, मुख है, बर्मा बोला जाता है, बर्मा। आप पंडित जी हो जिसको हम दादा कहते हैं, गर्व से कहते हैं, समाज के अंदर कहते हैं, और आपके ऊपर हमारे को गर्व है। आपका मुख बर्मा है भगवान का। आपके एक एक शब्द सच पे होने चाहिए, पर ना, आपके सच पे नहीं है। कपिल का नाम लिया तो कपिल में कुछ बात होगी, तभी तो आपने नाम लिया। सैनिक भाइयों, ये बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कभी आपको आगे आपके हकों के लिए, जब आप चलोगे आपके मान और सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो टांगे अड़ाएंगे। और ये स्वाभाविक है, ये न्यूट्रल है, ये प्राकृतिक है। मैं कभी भी इन चीजों जो ये चल रही हैं, मेरा ना तो मेरा मनोबल कम हुआ है, ना मेरा हौसला कम हुआ, कभी भी नहीं हुआ आज तक भी। मैंने पता है कि ये संघर्ष है कहां पे। असल में ये संघर्ष किसी नेता के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये संघर्ष अपने आप में मेरे से ही है। मतलब मेरे से कहने का मतलब, मेरे सामने जो खड़े हैं वो कपिल फौजी ही खड़े हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई जो सामने खड़े, उन्हीं से ये संघर्ष। सैनिक भाइयों, बड़ी चीजें होनी है। इतनी जल्दी हार मानने वाले इंसान में तो हम है नहीं। चाहे सरकार जेल में डाल दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि एक नीति तो होती है सरकारों की। क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी देश में पहले 47 से पहले, तो वो क्या करते थे, जो न्याय के लिए, समानता के लिए, आजादी के लिए, संविधान के लिए जो भी आवाज उठाता था उसको या तो जेल में डाल देते थे या फांसी पे चढ़ा देते थे। तो पिछले वाले अपने आप साफ हो जाते थे, अपने आप दुबक के बैठ जाते थे। तो 75 सालों की सरकार में भी ऐसा ही कि आप पे केस भी लगवाए जाएंगे। मैं तो वैसे भी केस खा रहा हूं। किसी भाई को ये शक है कि मेरे पे केस नहीं चल रही, बहुत सारे केस चल रहे, बहुत सारे। अपने पेंशन से उनको भुगत रहा हूं। जो नजदीक के भाई हैं वो सब जानते हैं। पर आज तक किसी भी पूर्व सैनिक का मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ में तारीख भुगतने भी चलो, नहीं, मैंने जिंदगी में भी नहीं। मैं ये सोच के चल रहा हूं भाई केस भी लगेंगे और मेरे को ही उनको भुगतना पड़ेगा, या मेरे परिवार को। वही मेरी जमानत करवा के लेके आते हैं, वही करवा के लेके आते हैं। ना तो इसमें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मेरी जमानत करवा के लेके आती, मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कोई ये कहता हो, ना कोई और व्यक्ति करवा के लेके आता। तो भाई आज भी ऐसा ही है कि जो आगे जो न्याय की बात करेंगे तो हमारे जैसे पे केस भी लग सकते हैं, हमारा मुंह भी बंद कर सकते हैं, हमारे को जेल में भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय की आवाज दब जाएगी, कभी नहीं दबेगी। तो मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो 95 साल का,
अगर उस पर भी कोई उंगली उठा रहा है ना, वो इंसान नहीं, वो इंसान है ही नहीं। जो व्यक्ति 95 साल का होने के बाद में, जिसका ये नहीं पता कि अगले 5 मिनट इसके शरीर में प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर उसको कहता कि ये राजनीति में जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो कह रहा है, वो 95 साल का, कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं समानता के लिए, न्याय के लिए, आत्मसम्मान के लिए इस भेदभाव की आवाज में उठाता रहूंगा अपने 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। तो वो राजनीति कैसे हो गई, ये मेरे को नहीं समझ में आया। ये बुद्धिजीव जो आए हुए, इन बुद्धिजीवों ने आप लोगों से चंदा लेके सालों से, जो आपके प्रधान, आपके तहसील के बैठे हैं, जो जंतर मंतर पे एक दिन भी नहीं पूछे, इनको एक बहाना मिल गया आप लोगों को, फिर अगले सालों तक ये चंदा लेके पकोड़े चाय खाते रहे, बस इस ये और कुछ नहीं भी नहीं। अगर भाई ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास में और कोई संसाधन है नहीं, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों के पास में इस वीडियो को भेजना, जो जंतर मंत्र से जुड़ सके, जो सच्चाई को जान सके। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि झूठ बहुत तेजी से फैलता है। पर आप लोगों को अपने जंतर मंतर पे, अपनी मांगों के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने बीवी बच्चों को समानता दिलाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को आगे से आगे करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय सैनिक भाई। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया हुआ पूरा आप लोग समझ गए होगा। क्यों बोलने से, जो जंतर मंतर पर अपना भाई लोग इतना सर्दी में भी बैठा हुआ है, आप लोग भी कोई नज़दीक रहने वाला होने से उनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है, हम लोग पूरा एकता से होना चाहिए। जो सैनिक पूरा एकता से ही कोई भी मांग सकता है सरकार का पास से, नहीं होने से सरकार झुकेगा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।